ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਸਟੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤ ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਬੋਗਲ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਜਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਫ ਲੈਸਟਰ। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू। शुक्रिया। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ व्हाट इज गॉल ब्लैडर? तो ये जो गॉल ब्लैडर है, ये एक बैग की तरह ऑर्गन है लिवर के नीचे। तो इसका जो काम होता है बाइल स्टोर करना होता है। जब आप खाना खाते हो तो वो जो फैटी कंटेंट होती है फूड में, उसको डाइजेस्ट करने के काम में आ जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्लैंड है ये स्टोर करती है बाइल, और जैसे आपने खाना खाया वो एम्प्टी हो जाता है बाइल, और वो इंटेस्टाइन में आ जाती है, और वो जो फैट कंटेंट, चर्बी वाली जो कंटेंट होती है, उसको डाइजेस्ट करने में काम करती है। तो गॉल ब्लैडर में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो होती है पथरियों का प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली। और पथरी जो है, इसका जो एग्जैक्ट रीजन जो फॉर्मेशन है ये हमको पता नहीं है क्यों होती है। यूजुअली जो होती है वो बाइल का जो स्टेसिस होता है, गॉल ब्लैडर आपका थोड़ा लेजी हो जाता है, तो उसमें या इन्फेक्शन हो जाती है और फिर पथरी हो जाती है। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? सो गॉल ब्लैडर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बाइल स्टोर करना होता है, और जैसे आपको जरूरत होती है डाइजेशन के काम करने के लिए, तो इट हेल्प्स। वो बाइल स्क्वीज कर जाती है और बाइल जो होती है इंटेस्टाइन में जाती है, और उससे डाइजेशन हो जाता है। तो उसका ये मेन फंक्शन होता है। मतलब ये कैसे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है? उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो सिम्टम्स जो होती है, लोगों को नॉर्मली खाने के बाद में दर्द हो जाता है। वो राइट साइड जो एब्डोमेन होता है, कभी छाती में होती पेन, कभी शोल्डर में होती पेन, कभी पीठ में हो जाती है पेन। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। कभी कभी उल्टी होती है, कभी सिकनेस आ जाती है, वेरी रेयरली जॉन्डिस हो जाती है, यानी आप पीला हो जाते हैं। और इसका मतलब होता है जो पथरी है वो गॉल ब्लैडर से निकल के पाइप वर्क में जाती है, और पाइप वर्क में प्रॉब्लम कर देती है, ब्लॉकेज कर देती है, और इसकी वजह से पीलानेस या जॉन्डिस बोलते हैं हम। तो ये मेन सिम्टम्स है गॉल ब्लैडर के। तो वार्निंग साइन क्या है इसकी? अगर देखा जाए, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो व्हाट इज द वार्निंग साइन ऑफ दिस डिजीज? सो वार्निंग साइन सिम्टम्स होती है, जैसे आपने खाना खाया यूजली जिसमें डेयरी प्रोडक्ट है या फैटी कंटेंट है, तो दर्द हो जाता है राइट साइड के पेट में, और सिकनेस हो जाती है, और जो दर्द है वो काफी दर्द होता है, और वो थोड़े टाइम के बाद में वो सेटल हो जाता है। तो ये मेन सिम्टम है, और ये मेन वार्निंग सिम्टम है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। और जैसे आपको ये सिम्टम्स हो जाता है तो ये बार बार आ जाती है और सेटल नहीं होती, तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं इसके, और फिर वो गॉलस्टोन को हम प्रूव करते हैं उसके। राइट, सो हाउ कैन डाइट एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग गॉल ब्लैडर? तो डाइट, यूजुअली अ हेल्दी बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट। ज्यादा फैट कंटेंट नहीं, ज्यादा चर्बी नहीं, ज्यादा तेल नहीं खाने में, अनसैचुरेटेड फैट्स कम हो जाए, जैसे बटर, घी थोड़ा कम, तो उसके वजह से यू कैन रिड्यूस इट। बट देयर इज नो प्रूवन, इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास, ना ही हमारे पास कोई मेडिसिन है जो स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये रीजन की वजह से हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਹੈਗਾ, तो ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ NHS ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ फाइंड आउट करने लिए? तो सबसे पहले वो आप जाएंगे आपके डॉक्टर के पास में, आपने जैसे सिम्टम्स डिस्क्राइब किए, तो वो लोग अल्ट्रासाउंड अरेंज करेंगे। अल्ट्रासाउंड होती है वो जेली स्कैन होती है, जो नॉर्मली छोटे पेट में बच्चों को चेक करने का होता है। सो उससे वो लोग चेक करेंगे और प्रूफ करेंगे गॉल स्टोन है। साथ में वो लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, जो आपका लिवर फंक्शन है वो चेक करने के लिए कि लिवर का फंक्शन डिटोरेट नहीं हुआ है, पथरी फिसल नहीं गई और पाइप ब्लॉक नहीं हो गया, तो वो चेक करने के लिए। तो वो दोनों टेस्ट वो लोग करेंगे। जैसे ही उन्होंने प्रूफ किया कि आपके पास गॉल स्टोन है, तो आपको रेफर कर देंगे NHS डॉक्टर के पास में चेक करने के लिए। तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है? मतलब गल की जावे सिर्फ ओनली सर्जरी और मेडिसिन के थ्रू भी इस चीज को निकाला जा सकता है? तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल, कोई दवाई नहीं है जिससे हम पथरी को डिसॉल्व कर सकते हैं, ना कोई हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जिससे हम बम्बार्ड करके स्टोन को
तोड़ सकते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हम वो किडनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं मगर गॉल स्टोन में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि पतले पतले स्टोन जाके वो डक्ट को ब्लॉक करेंगे, तो वो कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक ही नेक्स्ट स्टेप है। जैसे आप सिम्टोमेटिक हो जाए और आपको तकलीफ हो जाती है गॉल स्टोन से, तो नेक्स्ट स्टेप है सर्जरी। सर्जरी जो है वो की होल सर्जरी, दूरबीन वाला सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हम बोलते हैं। दैट इज द मेन ऑपरेशन अवेलेबल फॉर इट। ये सबसे कॉमन ऑपरेशन होता है दुनिया में, और हर ऑपरेशन में रिस्क होते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट द रिस्क। राइट। सो ये जो सर्जरी जो होती है ये बेसिकली कितनी ज्यादा रिस्की होती है? रिकवर टाइम अगर बात की जाए, रिकवरी कितने टाइम बाद हो जाती है? तो ये जो ऑपरेशन है ये डे केस सर्जरी है। तो आप अंदर आ जाते हैं, आपको सुलाते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं की होल सर्जरी से, और आपको उसी दिन हम घर भेज देते हैं। 1-2 हफ्ते के बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं। आपका ड्राइविंग जो है एक हफ्ते में आप चालू कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हेवी वेट्स को अवॉइड करना है उठाने के लिए फॉर अबाउट 4 to 6 वीक्स। नॉर्मल खाना खाओ और धीरे धीरे आपका नॉर्मल डाइट इंट्रोड्यूस करो। फैटी कंटेंट डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े 4-5 हफ्ते के बाद में चालू करना है। बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ डाइट ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करता है। ऐसे हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि डाइट से ये कंट्रोल हो सकती है, कम हो सकती है। तो काफी लोग जो आ जाते हैं सिम्टम्स के साथ में, हम उनको वेटिंग लिस्ट पे लगाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर्कआउट या वो लोग इसको ने हम, और वो लोग बोलते क्लिनिक में हमने ये बंद कर दिया, हमने वो बंद कर दिया, हमारा सिम्टम्स अभी कम हो गया, तो उससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर आपको सिम्टम्स हो जाते हैं और आपको तकलीफ हो जाती है गॉलस्टोन से, तो नेक्स्ट स्टेप है ऑपरेशन टू टेक द गॉल ब्लैडर आउट। So how does gender, age, ethnicity and impact of gallstone prevalence? It's more common in ladies and females, more common. Before we used to say anyone who's more than 40 female would have a higher prevalence of gallstones, but we see gallstones very commonly in males also. आदमी लोगों में भी काफी दिखता है आजकल gallstones, और वो आई थिंक डाइट, हमारा जो डाइट है उसमें हमारा फैटी प्रोडक्ट्स बढ़ गया है, अनसैचुरेटेड फैट्स बढ़ गया है, उसकी वजह से वो तकलीफें चालू हो चुकी है। So इसका बेसिकली ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है, नो अदर मेडिकेशंस और नथिंग लाइक दैट? अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट खाली सर्जरी है, कोई दवाई नहीं है जिससे हम गॉलस्टोन को डिसॉल्व कर सकते हैं। राइट। सो अगर ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? We don't know exactly why it's more common in women, but that is what we know. It is more common. Unfortunately, इसका exact cause क्यों होता है stones, वो भी हमको 100% नहीं मालूम है. And why in females more common, we don't. Right. So अतुल जी, एक वक्त तो चला एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ I think ਇਹ ਟੌਪਿਕ is this topic is very common for everyone. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਤੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि सर्जरी इस बीमारी दे विच क्यों जरूरी है? सर्जरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गॉल स्टोन्स है वो खाली गॉल ब्लैडर में तकलीफ नहीं, वो बाहर भी तकलीफ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टोन जो है वो पाइप वर्क में जाके अटक जाती है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस के साथ आपको इन्फेक्शन हो सकती है, हम उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, और इसकी वजह से आपको काफी सिकनेस हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, आपको ITU पे जाना पड़ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गॉल स्टोन जैसे डायग्नोसिस हो जाती है, अगर आपको सिम्टम्स है तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑन ऑपरेशन। उसके बाद में गॉल स्टोन जो पथरी है वो और नीचे जाके पैंक्रियास और पैंक्रेटाइटिस एक वेरी डेंजरस डिजीज है जिससे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी आ सकती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट बेयरिंग ऑन माइंड कि अगर प्रूवन होता है कि आपको गॉल स्टोन का तकलीफ है तो नेक्स्ट स्टेप इज एन ऑपरेशन टू सॉर्ट द गॉल ब्लैडर आउट। Right. If we're talking about complications, ਭਾਵੇਂ ਉਹ before the surgery ਹੋਵੇ ਜਾਂ after the surgery, so what is the complication of overall this disease? So the complications of the gallbladder surgery are also important to understand. तो complications क्या हो सकती है सर्जरी के टाइम में? तो ब्लीडिंग का रिस्क है, इन्फेक्शन का रिस्क है। इन्फेक्शन के लिए हम आपको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ब्लीडिंग तो हम ऑपरेशन के टाइम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कभी कभी जो आजू बाजू वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक या पाइप वर्क जो होती है वो डैमेज हो सकती है। इसका रिस्क जो होता है वो बहुत कम है, 1 in 100, यानी 1% का रिस्क है।
मोस्ट सर्जरी जो होती है वो की होल से होती है, यानी दूरबीन वाली सर्जरी। 1% का रिस्क है, यानी 1% का रिस्क है कि हम आपको ओपन सर्जरी, ट्रेडिशनल सर्जरी करनी होती है, क्योंकि काफी गॉल ब्लैडर चिपकी हो सकती है या काफी इन्फेक्शन हो चुका है और हम की होल से नहीं निकाल सकते, तो फिर ओपन सर्जरी। कोई बंदा या कोई पेशेंट गोल ब्लैडर के बिना पूरी लाइफ रह सकता है? हाँ जी, यस। सो जो गॉल ब्लैडर है, एक बार हमने गॉल ब्लैडर को निकाला है तो जो बाइल जो लिवर बनाती है वो पाइप वर्क से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाती है। सो थोड़ा तकलीफ होता है लोगों को, कभी कभी ऑपरेशन के बाद में थोड़ा सा जुलाब हो सकता है, कभी कभी थोड़ा पेट में दर्द होता है, लेकिन उसको हम पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी सिंड्रोम बोलते हैं। इसका रिस्क है 5%। ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप सेटल हो जाती है, जब जो बाइल सॉल्ट्स है वो उनका जो रीएब्जॉर्प्शन का जो पाथवे थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आपका बॉडी एडजस्ट कर जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं है टू लिव विदाउट अ गॉल ब्लैडर। Right. So how do gallstone affect long-term liver or digestive health if it left untreated? What is the next option? तो इफ लेफ्ट, अगर हमने गॉलस्टोन वैसे ही छोड़ दिया, आप भले आपको कंटिन्यूस तकलीफ हो सकती है, तो आपको बैड इन्फेक्शन हो सकती है, गॉल ब्लैडर में पस हो सकता है, एब्सेस हो जाता है लिवर में, तो वो ये हाई रिस्क इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। दूसरा, पाइप वर्क में इन्फेक्शन हो सकती है। तीसरा रिस्क है गॉल ब्लैडर का जो स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के पाइप वर्क में ब्लॉकेज, तो आपको जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके लिए फिर कैमरा टेस्ट करके वो बलून डाल के वो पथरी को निकाल के वो जैसे वो सेटल हो जाता है, उसके बाद में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। और लास्ट रिस्क है पैंक्रेटाइटिस पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन, जो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क फैक्टर है। So these are the long-term risks if we leave the gallstones alone. We don't advise it. हम advise नहीं करते, क्योंकि रिस्क जो है वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का रिस्क आ जाता है। Is there any genetic component to gallstone formation? No real genetic composition to gallstone formation. So if we are talking about research saying about dietary cause or prevention. Yes. So I think key is what we know is maybe reducing the fatty content of the diet, unsaturated fats, all these products. If we reduce them, maybe we can reduce the formation of gallstones and reduce the risk factors associated with it. लेकिन इसका भी 100% गारंटी नहीं है हमारे पास। तो इस बीमारी ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Prevention is better than cure. We always say that, हम हमेशा बोलते हैं, मगर प्रिवेंशन के लिए थोड़ा हेल्दी रखो, आपका डाइट हेल्दी रखो, तेल वाला खाना कम करो, अनसैचुरेटेड फैट जैसे बटर, घी जो हमारे खाने में ज्यादा होता है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, तो रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड, अगेन दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ गॉलस्टोन्स, बट ऑफ कोर्स 100% तो हम सब कुछ रिस्क नहीं कर सकते, हमारा खाना हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा खाना तो पचता नहीं है, बट बिल्कुल नहीं, तो फिर बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। जी ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਔਰ weight lose ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਸਟੋਨਸ ਨੂੰ कम ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो डाइट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका हेल्दी डाइट है, आपने बैलेंस डाइट रखा है, आपने तेल वाला प्रोडक्ट कम किया है, आपने अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर घी कम किया है, तो रिस्क जो है गॉलस्टोन्स का रिड्यूस होता है। और अगर आपका वजन ज्यादा है और आपने इमीडिएटली काफी मेहनत की आपने वजन कम करने के लिए, तो दूसरा रिस्क फैक्टर है, अब जो नए इंजेक्शंस अवेलेबल है वेट लॉस के लिए जो लोग यूज करते हैं, जो एक्चुअली डायबिटीज के, लेकिन उसका से बेनिफिट जो है वेट लॉस का है, तो अगर आपने छोटे टाइम में काफी अपने वजन कम कर दिया, तो रिस्क हो जाता है गॉलस्टोन फॉर्मेशन का, तो वो एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टेसिस हो जाता है, गॉल ब्लैडर थोड़ा लेजी हो जाता है और उसमें गॉलस्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, तो थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। बट ऑफ कोर्स लो वेट इन the healthy BMI between 22 to 25 it's important। तो अगर आपने आपका वजन कम रखा है, आपने आपका डाइट पे अच्छा ध्यान दिया है, अपने जो प्रोडक्ट्स हमने
जिसके बारे में हमने बात किया, आपने अवॉइड किया है, तो यू कैन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ और रिड्यूस द रिस्क ऑफ गॉलस्टोन्स। तो आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना है। इट इज इंपॉर्टेंट यू डू दिस बिकॉज एनीथिंग विद अ हेल्दी डाइट, नॉट ओनली गॉलस्टोन्स भी नहीं बट बाकी का भी हेल्थ में फायदा हो जाता है। So are there any specific food or habit known to trigger gallstone symptoms? Yes, so most patients will come and say, oh, if I eat dairy products, मैंने चीज खाया, मक्खन खाया, मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स पिया, जैसे मिल्क शेक या लस्सी पी लिया, तो उससे मेरे को तकलीफ हो जाती है और वो फ्लेयर अप हो जाता है। तो मैंने अभी 2-3 महीने से ये बंद कर दिया, उसके बाद में मेरे सिम्टम्स खत्म हो गए। तो काफी लोग पूछते हैं कि अभी हमारे सिम्टम तो खत्म हो गए, डू आई स्टिल नीड द ऑपरेशन? तो यस, अगर आपको तकलीफ हो गई है तो यू नीड ऑपरेशन, बिकॉज हमने जैसे प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है कि गॉलस्टोन्स को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो उनका रिस्क फैक्टर्स इन्फेक्शन है, पाइप को ब्लॉकेज कर सकती है, जॉन्डिस है, पैंक्रेटाइटिस है, तो ये कभी भी हो सकता है। तो इनको अवॉइड करने के लिए और आपको आपका नॉर्मल डाइट खाने के लिए तो फिर गॉल ब्लैडर ऑपरेशन इसेंशियल हो जाता है। एनी स्पेसिफिक एज और किसी भी एज दे विच ये बीमारी हो सकती है? अभी तो पहले हम बोलते थे, पहले टेक्स्ट बुक में भी था 40 फीमेल was a common symptom, लेकिन आजकल we see this in many people at younger age, 20 years, 30 years, because of the diet. हमारा डाइट चेंज हो चुका है, हमारा डाइट अनहेल्दी हो चुका है, हमारा फैटी कंटेंट बढ़ चुका है इसमें, फूड में अनसैचुरेटेड फैट्स बढ़ चुका है। So I think that is the processed foods have increased. So all this has led to increase in gallstones. So what role does cholesterol play in gallstone development? Cholesterol plays a role because you can get, as I said earlier, जैसे हमने पहले बोला है, 3 टाइप के स्टोन होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती है, एक पिगमेंट स्टोन होती है और एक मिक्स, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन्स का मिक्सचर हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन which part of the world you are from, there is a risk of these. In UK, if you look at it, the mixed stones are more common, but from the Asian background and from South Asian background, we see more higher chance of cholesterol stones. So you have to be careful with your diet. अगर आपने अपना डाइट में फैटी प्रोडक्ट्स रिड्यूस किया, कोलेस्ट्रॉल का अच्छा कंट्रोल रखा है आपने, तो ये हो सकता है कि आपका गॉलस्टोन का तकलीफ कम हो सकता है। बिल्कुल, यू आर टॉकिंग अबाउट एशियन कम्युनिटी, क्योंकि हम लोगों की डाइट्स जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनएचएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ एनएचएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟमेंट ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ लिस्ट है इस चीज ਨੂੰ ਲੈ के? तो एनएचएस में वेटिंग लिस्ट तो काफी बढ़ चुका है अभी ऑपरेशन के लिए। तो अगर लेस्टर में ही देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट जो है 6 months 9 months का वेटिंग लिस्ट है फ्रॉम यू बीइंग सीन इन क्लिनिक। जैसे आपको क्लिनिक में देख लिया और आपको क्लिनिक के वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया, तो ऑपरेशन का वेटिंग लिस्ट 6 to 9 months है मिनिमम। तो ये फिर आपको रुकना पड़ता है, तो आपको आपका डाइट चेंज करना होता है और फिर टू रिड्यूस द सिम्टम्स। तो ये अवॉइड करने के लिए अगर स्टार्टिंग से ही हमने हमारा डाइट को थोड़ा कंट्रोल में रखा है, हमने बैलेंस डाइट रख लिया है, हम लोगों ने हमारा फैटी कंटेंट्स रिड्यूस किया है। ऑफ कोर्स वी कांट चेंज द वे वी मेक आवर फूड, so we can't change the way we eat our, what we put in our food, but we can reduce the contents of the products which are not the best products. So end ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए उन्हें? जिनका सर्जरी हो चुका है तो उसके बाद में नॉर्मल डाइट इम्पोर्टेंट है, वजन आपका थोड़ा कम रखो, वेरी इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। तो ये 3 चीजें आपने अपने लाइफ में लेके आए तो योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव, यू विल हैव लेस प्रॉब्लम्स। तो ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਵਰਆਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So diet is important. Diet important है. Should control our diet. We should keep our diet healthy. Exercise is important. I think in our Asian population we don't do a lot of exercise. We avoid exercise completely, and then we look at different options to reduce our weight. जैसे आजकल शॉर्टकट्स देख रहे हैं लोग, शॉर्टकट्स से काम नहीं होता है, तकलीफें और हो जाती है, तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी रखो, डाइट इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो रेगुलर बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अतुल जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਕਾਈ 761।